Hello friends, welcome to GKS Coach. The last video that I have uploaded, so I got the feedback that the video is too technical. मतलब जो कंटेंट है वो बहुत इन डेप्थ है, कुछ चीज़ें बहुत टेक्निकल है. सो फ्रॉम नाउ ऑन आई ट्राई टू कीप दिस बिट इजियर. ठीक है. तो वैसे तो मैंने ये पीडीएफ पहले ही बना रखी है. इसके बाद जो होगा उसको उसमें जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट होगा, मतलब जो ज़्यादा टेक्निकल होगा उसको मैं इससे ट्रिम कर लूँगा. ठीक है. फ़िलहाल के लिए हमने पढ़ा था टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन. ठीक है. तो अब हम पढ़ेंगे इसमें स्पेस वाला. ठीक है. जैसे कि हमने देखा था स्पेस एंड डिफेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. सो दिस पार्ट वील ट्राई टू कवर द स्पेस पोर्शन ऑफ नवंबर का करंट अफेयर. ठीक है. ओके. सो फर्स्ट आर्टिकल दैट वाज इन द न्यूज़ इज़ आदित्य L1 का जो VELC पे लोड है वहाँ से कुछ एक सिग्निफिकेंट रिपोर्ट आई है. सबसे पहले आदित्य L1 हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट मिशन है. ठीक है. तो उसका एक जो विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ पेलोड है वहाँ से एक सिग्निफिकेंट रिपोर्ट आई है. अब देखो यहाँ पे हमारे पास आदित्य L1 मिशन जो है ये इंपॉर्टेंट है और ये किस पे काम कर रहा है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है. और ये अगर ये न्यूज़ में आया है इसका मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास L1 मिशन जो है आदित्य L1 मिशन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कंटेक्स्ट ये था कि जो हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु है, इन्होंने एक रिपोर्ट बताई कि दैट दी दिस VLC payload has sent a significant result on the this significant report on this आदित्य L1 मिशन. ठीक है. अब सबसे पहले मैं आदित्य L1 मिशन के बारे में बताता हूँ बिकॉज दिस बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट. सो इट इज़ अ मिशन दैट वाज लॉन्च बाय द इसरो इन 2023 एंड ये हमारे पास पहला स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है. ठीक है. इसकी जो हमारे पास लाइफ है 5 ईयर तक चलेगा रहेगा ये. ठीक है. अब देखो इसमें प्राइमरी रिसर्च गोल क्या था इसका. ठीक है. वैसे तो अगर हम ये बताएं कि ये सन के कोरोनोग्राफी या जो सन का कोरोना होता है दैट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, उसकी स्टडी में के लिए हमने ये भेजा हुआ है. ठीक है. तो उतना हमारे लिए सफिशेंट है. ठीक है. थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि प्राइमरी गोल क्या है इसमें. देखो प्राइमरी गोल इसमें ये है कि जो कोरोनल हीटिंग और सोलर विंड्स के बारे में, उस सोलर विंड्स का एक्सेलरेशन उसके बारे में ये हमको बताएगा. ठीक है. उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेगा और सोलर विंड के जो पार्टिकल एक्सेलरेशन है उसकी स्टडी करेगा. उसके बाद है हमारे पास CME एंड फ्लेयर्स की इनिशिएशन देखेगा. CME का मतलब होता है कोरोनल मास इजेक्शन. ठीक है. सो द कोरोनल मास इजेक्शन और फ्लेयर जो सोलर फ्लेयर्स इनिशिएट होती है उसका ओरिजिन, उसका इम्पैक्ट स्पेस वेदर पे स्टडी करने वाला है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास सोलर एटमॉस्फेयर डायनेमिक्स की स्टडी करेगा, सोलर विंड का डिस्ट्रीब्यूशन और टेम्परेचर एनस्ट्रॉफी. टेम्परेचर एनस्ट्रॉफी का मतलब होता है कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द डिफरेंट डायरेक्शंस. ठीक है. दिस इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ आदित्य L1. अब देखो सबसे पहले पे लोड क्या होता है. ठीक है. देखो पे लोड हमारे पास होता है हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने स्पेस में क्या चीज़ें भेजी है. ठीक है. तो पे लोड हमारे पास होता है जो हमने सैटेलाइट्स भेजी है. ठीक है. या सैटेलाइट्स या क्रू मेंबर्स, समझते हो क्रू मेंबर्स अगर हमने भेजे हैं तो एक हमारे पास रॉकेट पे क्या क्या चीज़ें जो हमने स्पेस के लिए बनाई है वो स्पेस में जब हम उसको भेजते हैं तो उसको हम बोलते हैं पे लोड. ठीक है. अब देखो इसमें रिमोट सेंसरिंग के लिए पे लोड है हमारे पास और इन सीटू पे लोड है. ठीक है. अब रिमोट सेंसिंग के लिए हमारे पास जो पेलोड है सबसे पहले उसमें है VELC दैट इज़ द विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ. ठीक है. अब ये हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कोरोनल मास इजेक्शन के रिलेटेड. ठीक है. तो उसके बाद हमारे पास इसमें सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप भी है. ठीक है. जो कि हम ऑफ कोर्स UV रेज़ को जो सन से निकलती है उसको स्टडी करेगा. ठीक है. उसके बाद हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर है इसमें और दूसरा ये हमारे पास एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है. ठीक है. उसके बाद ये हमारे पास इन सीटू पेलोड है, इसके और भी चीज़ें इसके अंदर है. ठीक है. तो आई एम नॉट गोइंग इन टू दीज टेक्निकल डिटेल्स, बट यहाँ पे हमको जब ये न्यूज़ में आया तो इसका मतलब हमको आदित्य L1 मिशन के बारे में पढ़ना है और ये हम मिशन किसने कब लॉन्च किया और किस लिए लॉन्च किया दैट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है. और इसके बारे में थोड़ा सा हमको बताना है कि ये जो पेलोड है इसमें क्या क्या है. इसमें प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट जो है इसमें किसने बनाया हुआ है, इट वॉज डेवलप्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु. पर्पज़ क्या है. देखो पर्पज़ इसका ये है कि ये डेटा कलेक्ट करेगा कोरोनल टेम्परेचर का, प्लाज्मा वेलोसिटी जो कि उसमें कितनी वेलोसिटी और कितनी डेंसिटी से वो सोलर फ्लेयर्स जो है निकलते हैं और कोरोनल मास इजेक्शन होता है वो देखेंगे. उसके बाद मॉनिटर करेगा कोरोनल मास इजेक्शन को और सोलर विंड के बिहेवियर को. ठीक है. इसमें और भी चीज़ें हैं जो कि हम नहीं बताएंगे, मतलब हम नहीं पढ़ेंगे. ठीक है.
अब देखो इसमें एक्टिव फेज़ होता है और इसका ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे इसमें कोरोनल मास इजेक्शन का। ठीक है, इसमें इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि हम सोलर जो जो हम इट कैन हेल्प इन इन्हेंसिंग सोलर बिहेवियरल जो मॉड्यूल्स हम बनाएंगे उसमें। ठीक है, और सपोर्ट करेगा हमारे पास ग्लोबल स्पेस वेदर फोरकास्टिंग में। ठीक है, सो इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास आदित्य L1 मिशन है उस वो किसके रिलेटेड है और वो किसने लॉन्च किया है। ऑल राइट, और पे लोड्स ये बेसिक चीज़ें, पे लोड लॉन्च व्हीकल ये मैंने आपको बता दिया। लॉन्च व्हीकल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल रॉकेट्स जो कि पे लोड को लेकर जाते हैं, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल पे जो हमारे पास लॉन्च व्हीकल्स होते हैं दे आर लाइक व्हीकल्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गई हमारे पास ट्रेन और वी कैन से बस, एंड द पे लोड आर जो इसके अंदर जो हमारे पास पैसेंजर होते हैं, दीज आर द लाइक पे लोड्स। ठीक है, ओके। उसके बाद है हमारे पास एक दूसरा जो आर्टिकल है दैट इज़ द GSAT-N2 सैटेलाइट। ये एक पे लोड है, पे लोड इन द सेंस मतलब ये सैटेलाइट है। ओके, तो इसमें प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखो इसमें क्या हुआ है कि इंडिया ने कोलैबोरेट किया है SpaceX के साथ। ठीक है, किस लिए, फॉर लॉन्चिंग दिस सैटेलाइट GSAT सैटेलाइट। ठीक है, अब इसमें इंडिया ने ये किसका यूज़ किया है, फैल्कॉन 9 का यूज़ किया है इसको लॉन्च करने के लिए। इस व्हीकल को लॉन्च करने के लिए हमारे पास फैल्कॉन 9 इट इज़ ये हमारे पास क्या हो गया, लॉन्चिंग व्हीकल हो गया। ठीक है, इस लॉन्चिंग व्हीकल का यूज़ किया हमने अपनी सैटेलाइट दैट इज़ द GSAT-9 और वी कैन से हम N2 सॉरी GSAT-N2 और GSAT-20 भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब GSAT-20 के बारे में और SpaceX फैल्कन 9 के बारे में थोड़ी डिटेल हमने पढ़नी है। ठीक है, देखो ये जो हमारे पास सैटेलाइट है ये हमारे पास कौन सी सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कम्युनिकेशन में भी के बैंड हाई थ्रूपुट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये। ठीक है, इट वाज ये किसकी सैटेलाइट है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की, जो कि इसरो का कमर्शियल आर्म है। ठीक है, ओके। अब इसका पर्पज़ क्या है, ये हमने क्यों भेजा था, इसलिए हमने भेजा ताकि हम अपनी ब्रॉडबैंड सर्विसेज को और इन फ्लाइट कनेक्टिविटी को बढ़ा सके अक्रॉस द इंडिया, जिसमें हमारे पास अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड भी आएंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, GSAT-N2 के क्या क्या कंपोनेंट है हमारे पास, सन सेंसर है इसमें, अर्थ सेंसर है, इनर्शियल रेफरेंस यूनिट है और स्टार सेंसर है। ठीक है, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी, हमको बस ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, किसने लॉन्च की है। ठीक है, दिस बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट, उसकी 14 साल तक इसकी ये है। ठीक है, और उसके बाद फैल्कॉन SpaceX की फैल्कॉन के बारे में, फैल्कॉन 9 के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक रीयूजेबल रॉकेट है। ठीक है, एक बार हमने यूज़ किया है, हम इसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये किस लिए यूज़ होता है, पेलोड को ट्रांसपोर्ट करने में, जिसमें पेलोड और उसके साथ क्रू भी आता है हमारे पास। ठीक है, ऑल राइट, तो इसमें दो स्टेजेस होती है रॉकेट की, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, हमको ये पता होना चाहिए कि फैल्कन जो 9 ने इसने पहले भी कुछ मिशंस को जो है परफॉर्म किया, दैट इज़ दी स्टारलिंक और हमारे पास क्रू ड्रैगन। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज़ इसरो का इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट। अब देखो ये हमारे पास मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप एज अ लाइन इसको यूज़ कर सकते हो कहीं अपने मेंस में एज अ पॉइंट। ठीक है, लेकिन प्री के लिए एज इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट होता क्या है। लेट मी टेल यू इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट क्या होता है, और ये हमको इसका कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसरो ने इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट साइन किया ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के साथ, किसके लिए, गगनयान मिशन के लिए। ठीक है, अब देखो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट क्या होता है कि जो बड़े बड़े हमारे पास प्लान्स होते हैं ना, जो बहुत बड़े बड़े मिशंस होते हैं, उसके लिए हम एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट। अब लीगल डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है, लाइक इसमें हमारे पास स्टेप्स और स्पेसिफिक कर देता है कि कॉन्ट्रैक्ट को, जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है या बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसको स्पेसिफिक कर देता है कि हम उसको मतलब ब्रेक डाउन कर देता है प्रोजेक्ट्स को। जैसे फॉर एग्जांपल माइलस्टोन कौन कौन से हमने अचीव किए करने हैं, कब हमने इसकी डिलीवरी लेनी है और इसकी डेडलाइन कब होनी चाहिए। ठीक है, ऑल राइट, तो ये चीज़ें इसमें होती है। बस आपको ये याद रखना है कि इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट जो होता है इट इज़ लाइक अ लीगल डॉक्यूमेंट, जो कि बड़े सारे कोई एक बड़ा प्लान जो होता है उसके लिए हम करते हैं, ताकि उसमें हम स्पेसिफाई कर सकें कि डेडलाइन कब होगी और कब हमने कौन सा माइलस्टोन अचीव करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होती है, टाइमलाइन और माइलस्टोन। ठीक है, और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सी पार्टी ने कौन सा रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। ऑल राइट, अब ये कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने किसके साथ साइन किया, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के साथ। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसरो के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि जो भी स्पेस की एजेंसी इसरो मतलब इसरो ने
बड़े सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास ये करता है स्पेस में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसरो के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो इसरो को जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1962 में एज एन इंडियन, हमारे पास इंडियन नेशनल कमेटी फॉर द स्पेस रिसर्च अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास चेंज हुआ इसरो में कब, 1969 में। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मली हमारे पास रिसर्च क्या करना, स्पेस रिसर्च करता था 1972 में। ठीक है, उसका रोल क्या था, इस ये नेशनल स्पेस एजेंसी है हमारे पास, और प्राइमरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है। ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की आर्म है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि लॉन्च व्हीकल होते हैं। लॉन्च व्हीकल मतलब जो कि हमारे पास सैटेलाइट्स को स्पेस में लेके जाते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि पोलर सैटेलाइट PSLV, उसके बाद हमारे पास GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होती है। ठीक है, उसके बाद SSLV होती है, इसी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होती हैं। ठीक है, इसमें कॉस्ट और ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है और फ्लेक्सिबल होता है। इसमें क्या होता है, ये लॉन्चिंग व्हीकल हम जैसे फॉर एग्जांपल चंद्रयान के लिए हमने यूज़ किया था इसको। ठीक है, उसके बाद अलग अलग फैसिलिटीज़ है। फैसिलिटीज़ मतलब जहाँ पे अलग अलग स्पेस, जैसे फॉर एग्जांपल विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है यहाँ पे। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में। उसके बाद लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर है। नेशनल एटॉमिक रिसर्च लेबॉर्ट्री है त्रिपुरा में, तिरुपति में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्पेस, ये अलग अलग चीज़ें हैं। अब इसमें कंस्ट्रक्शन और लॉन्चिंग फैसिलिटी भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास UR राव सैटेलाइट सेंटर है बेंगलुरु में। सतीश धवन, ये सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ से हम यहाँ पे चीज़ें हम टेस्ट करते हैं, और यहाँ पे लॉन्चिंग साइट भी है। ठीक है, श्रीहरिकोटा में। उसके बाद वी हैव दिस लेबॉर्ट्री फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम बेंगलुरु में ही। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, ये भी हमारे पास तिरुवनंतपुरम में, जिसको हम लॉन्चिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑल राइट, तो ये हमने इसमें देखना था। इसरो के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो 6 डेकेड्स हुए हैं जो इंडियन स्पेस को, ठीक है, उसमें करंट डेवलपमेंट क्या क्या आई है। सबसे पहले 61वीं एनिवर्सरी थी इंडियन स्पेस प्रोग्राम की, नवंबर में। ऑल राइट, तो फर्स्ट जो हमारे पास रॉकेट लॉन्च हुआ था वो नाइक अपाचे हुआ था, कहाँ से, TERL, दैट इज़ दी थुम्बा, ये हमने अभी देखा, थुम्बा ये थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ठीक है, केरला में। ठीक है, अभी रिसेंटली क्या लॉन्च किया, ये हमने अभी ऊपर देखा, GSAT-20, और वी कैन से GSAT-N, जिसको हम स्पेस एक्स ने, और प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट के लिए ही। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा, इसको हम एग्रो B13 भी बोलते हैं, और इट वाज डेवलप्ड बाय दी एरो लैब। ठीक है, उसके बाद लॉन्च किया था बाय US एयरफोर्स ने। ठीक है, अब इसमें क्या किया था इसने, कि पेलोड को कैरी करता है, रेडियो एस्ट्रोनॉमी को स्टडी करता है। ठीक है, दीज आर द थिंग्स। अब हमारे पास दूसरा है PSLV C-59 मिशन। अब PSLV C-59 मिशन, अब मैंने PSLV बताया आपको, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होती है ये। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारे पास, ये यूरोपियन प्रोबा 3 मिशन के लिए हमने इसको लॉन्च किया। ठीक है, अब यहाँ पे कन्फिगरेशन बताते हैं कि कौन सी, ये एक्सटेंडेड हमारे पास लेंथ कन्फिगरेशन है इसकी PSLV की, ये अलग अलग टाइप होती है। अब इसमें पेलोड कौन था, इसमें ट्विन प्रोबा स्पेस क्राफ्ट थी, जो स्पेस क्राफ्ट किसकी स्टडी करेगा, ये हमारे पास स्टडी करेगा सन की। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ये बताया हुआ है कि हमने ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस को भी हम ट्रेन करते हैं स्पेस फ्लाइट के लिए। ठीक है, ये अलग अलग चीज़ें, इसकी ऑब्जेक्टिव ये है, इसका ओरिजिन ये है। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट भी है हमारे पास, जैसे अलग अलग चीज़ें, अलग अलग जो हमारे पास हमने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके किया हुआ है। ठीक है, इसमें बड़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, दैट ऑल्सो इट इज़ टू टेक्निकल, और वी कैन से डिटेल ज़्यादा, इसलिए मैं इसको स्किप करूँगा। अब जैसे कि हमारे पास अक्का है, इट इज़ द स्पेस स्टूडियो एनालॉग मिशन है हमारे पास। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये फिर से न्यूज़ में आया था। ये इंडिया का पहला स्पेस एनालॉग मिशन है हमारे पास, जो कि लद्दाख में स्टार्ट हुआ है, लेह लद्दाख में। ये ना जो हमारे पास हैबिटेट सस्टेनेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है कि नहीं, ह्यूमन आइसोलेशन एक्सपेरिमेंट चल रहा है यहाँ पे, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द इंडियन स्पेस, मतलब इंडियन स्पेस में 60 ईयर तक क्या किया हुआ है, करंट डेवलपमेंट जैसे कुछ देखिए हमने। ऑल राइट, देन द नेक्स्ट वी हैव, ये वाला हम लेते हैं कि इंडिया का पहला जो एनालॉग स्पेस मिशन है। अब इसमें क्या है, कंटेक्स्ट क्या है कि इंडिया ना मार्स और मून एनालॉग स्पेस इनोग्रेशन किया
कहाँ पे, लेह लद्दाख में। अब एनालॉग मिशन के बारे में बताता हूँ। एनालॉग का मतलब होता है कि फील्ड टेस्टिंग हम ऐसी लोकेशन में करते हैं जो कि सिमिलर होती है एक्सट्रीम स्पेस एनवायरनमेंट के लिए की तरह, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसका पार्टिसिपेंट जो है उनको हम एनालॉग एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये था। अब इसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व, जैसे इसरो, अक्का मैंने बता दिया, अक्का स्पेस स्टूडियो ऊपर हमने देखा, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, आईआईटी बॉम्बे, और लद्दाख हिल काउंसिल, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम स्टिमुलेशन देंगे कि जो हमारे पास इंटर प्लानिटरी हैबिटेट होता है वहाँ पे लाइफ जो है वो कैसी रहती है, ठीक है। हम अगर वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे तो वहाँ पे वो कैसे सस्टेन कर पाएँ, उनके लिए उसको यहीं पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। 21 डे का हैबिटेशन है ये यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इट इज़ अ पार्ट ऑफ गगनयान प्रोग्राम, ठीक है। हमारा ये गगनयान जो है मिशन उसका पार्ट है ये, ठीक है। उसके बाद एनालॉग मिशन मैंने आपको बता दिया। लद्दाख को क्यों चूज़ किया, क्योंकि नेचुरल हमारे पास रिजेंबलेंस थी मार्शियन और लूनर सरफेस का जैसा दिखता है ये। और उसके बाद टेस्टिंग कंडीशन इसमें ये चीज़ें थी। और उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर भी, डायरेनल टेम्परेचर शिफ्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि मून में अगर हम देखें तो इसमें भी काफ़ी शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन भी यहाँ पे कम है। ऑलराइट, तो ये था हमारे पास इंडियाज़ फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन, ठीक है, जो कि लेह लद्दाख में स्टार्ट हुआ है। और किस किस ने स्टार्ट किया ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब है हमारे पास WOH-G64 स्टार। अब देखो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हमको ये पता होना चाहिए ये स्टार है और ये कहाँ पे क्या है वो हमको देखना है। अब देखो ये साइंटिस्ट ने एक जूम इमेज कैप्चर की स्टार की, कहाँ पे, ये हमारे पास LMC, दैट इज़ द लार्ज मैगलेनिक क्लाउड में, ठीक है। अब ये डिटेल बताइए इस इमेज के बारे में, स्टार के बारे में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट ये इंपॉर्टेंट है कि एक स्टार है और ये हमको यहाँ पे मिली हुई है, ठीक है। अब जो चिली में हमारे पास टेलीस्कोप है यूरोपियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का, उसने ये इमेज लिए थे। डायमीटर उसका इतना है, फीचर्स उसके ये हैं, और फाइनल स्टेज पे है स्टार का, ठीक है। ये स्टार की डायमीटर्स बताई, डायमेंशंस बताई हुई है, ठीक है, ठीक है। तो ये सन से इतना ज़्यादा 2000 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है डायमीटर में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ट्रिपल होल ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम, ठीक है। ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम हमको सिर्फ ये पता होना चाहिए ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम क्या है। इट इज़ रिलेटेड टू द हमारे पास अब देखो एक यूनिक ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम मिला है हुआ जिसको हम बोलते हैं V404 साइनिक, ठीक है। तो V404 साइग्निक बोलते हैं इसको। ये इसकी लोकेशन हमको कॉन्स्टिलेशन साइग्नस में मिली है, जो कि 9 टाइम्स ज़्यादा है। अगर इसका मास देखें तो 9 टाइम्स ज़्यादा है, और इसका फॉर्मेशन देखें ये कैसे बना है, तो डायरेक्ट कोलैप्स प्रोसेस से बना है। अब देखो ये अलग अलग सिस्टम होते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि V404 साइग्निक जो है इट इज़ रिलेटेड टू द ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम। क्या है इसमें कंपोजिशन तीन हमारे पास, एक तो मेन ब्लैक होल है, दूसरा सेकेंडरी ब्लैक होल है, तीसरा फार एक स्टार है, मतलब दूर एक स्टार है जो कि इसको ऑर्बिट करता है। और ये ऑर्बिट कितने 70,000 साल में एक बार ऑर्बिट करता है इसको, ठीक है। दिस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, हमको बस ये पता होना चाहिए, जस्ट एन आइडिया ऑफ दिस विल वर्क, ठीक है। उसके बाद स्पेड प्लेटफॉर्म। अब देखो ये हमको सिर्फ पता होना चाहिए कि स्प्लेड प्लेटफॉर्म इज़ रिलेटेड टू द स्पेस, बस इतना पता होना चाहिए। अब इट वाज लॉन्च्ड एट द इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव 2024 में, किसने, सुहारो टेक्नोलॉजी, सुहारा टेक्नोलॉजीज़ ने इसको लॉन्च किया था। अब ये प्लेटफॉर्म है क्या, ये प्लेटफॉर्म, इसमें क्या होता है ना कि जो एग्रीगेट अर्थ की इमेजेस ली हुई है ना सैटेलाइट से, उसको ये यूज़ करने देंगे फॉर द फ़ी बेस, मतलब थोड़ी सी फीस लेके उसका यूज़ करने देंगे, ठीक है। अब इंडिया के पास 10 अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स है ऑर्बिट में, ठीक है। तो उसकी इमेजेस जो है वो यूज़ करने देंगे ये वाली चीज़ें, तो जिससे मतलब जिसके लिए भी यूज़ करनी हो, मैप बनाने के लिए या कुछ ऐसे अलग अलग चीज़ों के लिए, ठीक है। तो इन स्पेस के बारे में बताया हुआ है इंडियन स्पेस एसोसिएशन, ठीक है। इसका ये क्या है, एक नॉन अपेक्स नॉन प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है हमारी, ठीक है, जो कि प्राइवेट के साथ कोलैबोरेट करती है। इसका ये फंक्शन है कि इट ब्रिज द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हमको सिर्फ ये याद रखना है कि इट इज़ रिलेटेड टू द स्पेस, और इस सुहारा टेक्नोलॉजीज़ ने ये लॉन्च की है यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं कि वीनस का ट्रांजिट। देखो ये वीनस का ट्रांजिट उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे, बट थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूँ कि वीनस का ट्रांजिट रिसेंटली मेंशन किया था न्यूज़ में, ठीक है। अब इसमें क्या था ना कि हमारे पास डेफिनेशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जो हमारे पास वीनस होता है ना, ये सन और अर्थ के बीच में से निकलता है, ठीक है, एज अ ब्लैक डॉट, ठीक है, एज अ ब्लैक डॉट हमको ये दिखता है जब ये सन और अर्थ के बीच में से निकलता है। तो इसका मतलब फ़ायदा क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमको हेल्प करता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को मेजर करने में। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब हमको पता है कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, ठीक है। उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, ये
मतलब 8 साल के गैप के बाद दो ही आते हैं पेयर्स में, एक पहले आता है फिर दूसरा 8 साल के बाद आता है, लेकिन ये दोनों जो है ये उसके बाद 100 साल तक भी नहीं, 100 साल तक नहीं दिखेंगे, फिर दोबारा दिखेंगे दोनों 8 साल के गैप पे। ठीक है, अब पहला हमारे पास पहला के लास्ट हमने देखा तो 2004 और 12 में, अब ये नेक्स्ट जो होगा 2117 में और 2125 में होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, बस वीनस को अंडरस्टैंड करने, वीनस का एटमॉस्फेयर अंडरस्टैंड करने में और उसमें एलिमेंट कौन कौन से उसमें हेल्प करता है। ठीक है, पर ये के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब ये देखो स्पुतनिक 2 मिशन जो है इसकी 67th एनिवर्सरी, 67th स्पुतनिक 2 मिशन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये किसका मिशन है। ये देखो ये रशिया का मिशन है, रशिया और वी कैन से सोवियत यूनियन का मिशन है। 1957 में इन्होंने लॉन्च किया था पहला मिशन। अब देखो इसमें ये था कि इसकी हाईलाइट क्या है कि देखो पर्पस तो ये था कि स्पेस में हम जो हम स्टडी करेंगे कि इम्पैक्ट क्या होता है ऑर्गेनिज्म पे जब स्पेस में ट्रैवल करता है, तो उसमें डेटा गैदर करेंगे जो कि अर्थ रेडिएशन बेल्ट से निकलता है और सोलर विंड्स को की डिटेल हम स्टडी करेंगे। अब इसमें हाईलाइट क्या है कि लाइका जो एक डॉग था, मतलब फीमेल डॉग थी, तो इसको शी वॉज द फर्स्ट फीमेल दिस लिविंग क्रिएचर जिसको अर्थ की ऑर्बिट और वी कैन से स्पेस में भेजा था। ठीक है, तो आप इसकी फ़ोटोज़ भी देखते हो, मतलब ये दिखाते हैं। ऑलराइट, तो ये इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि इस रशिया ने हमारे पास लॉन्च किया था और वी कैन से सोवियत यूनियन ने, और ये डॉग जो थी इसमें पहली बार इनको भेजा था। एंड शी वॉज द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर जो कि जिन्होंने हमारे पास किसी स्पेस में गए थे। ठीक है, अब हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया प्रोबा 3 मिशन, इसके बारे में डिटेल फिर से बताई हुई है, तो हमको सिर्फ इसके बारे में ये पता होना चाहिए, जैसे कि हमने पढ़ा इट इज़ रिलेटेड टू द सन, और ये किसने लॉन्च किया, इसरो ने लॉन्च किया। इसरो ने किसका ये था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोब 3 मिशन लॉन्च किया श्रीहरिकोटा से, और PSLV हमने देखा था PSLV रॉकेट का यूज़ करके। एम यही था इसका कि सोलर कोरोना का हम स्टडी करेंगे, मतलब यूरोपियन ये स्टडी करेंगे इसकी। अब इसमें ना एक और चीज़ है कि ये फर्स्ट एवर प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग है। प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग क्या होता है ना कि ये जो भी सेलेस्टियल बॉडी है इसके बहुत क्लोज जाके ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ठीक है, इसमें सैटेलाइट जो है ये 2 स्पेस क्राफ्ट इन्वॉल्व है। आर्टिफिशियल, अब ये क्या करेंगे, आर्टिफिशियल सोलर इक्लिप्स करेंगे ताकि ये सन की जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है उसका स्टडी करें। ठीक है, 6 घंटे तक स्टडी करेंगे इसको ये कॉन्टीन्यूसली, और ये 50 नेचुरल जो सोलर इक्लिप्स है उसके बारे जो एनुअली होते हैं उसके रिलेटेड, मतलब उसके इक्वलेंट है ये जो कि 6 घंटे इनके। ठीक है, बस इसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, इंडिया के लिए ये बेनिफिट होगा कि हमने टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन हम करेंगे, मतलब इसरो की कैपेबिलिटीज़ के बारे में बताएंगे। उसके बाद हमारे पास साइंटिफिक कोलैबोरेशन होगा। ठीक है, और इसका डेटा यूज़ करेंगे हम आदित्य L1 का जो कि हमने अभी देखा कोरोनोग्राफ को यही स्टडी करता है, और प्रोबा 3 का ये भी हम देखेंगे, तो इससे हमको पता चलेगा कि सोलर जो रिसर्च में एडवांसमेंट में हेल्प होगी। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द स्पेस। अब हम नेक्स्ट AI देखेंगे, उसके बाद इसमें हम डिफेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैंने इसमें जो कुछ MCQs भी इसमें ऐड किए हुए हैं, सो डोंट मिस दीज लेक्चर्स। ऑल राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।